and let us advance toward lecture number 9, advanced electronics. तो बेटा जी ये देखें कि अब हमने वो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू करनी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहने को तो एक आर्टिकल है, लेकिन इसके अंदर एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम हर किस्म की मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है यानी कंसिडर करेंगे। तो उसमें आपने जो सादा मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, यानी जो सादा मल्टीप्लिकेशन है वो हम सिंपली ये जो सिंगल स्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उससे के ज़रिए कर लेते हैं। जितने नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना हो उतना हम बीटा की कीमत रख के आउटपुट वीओ जो है वो बीटा इंटू यानी आउटपुट करंट आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी से ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन करनी हो तो हम डिफरेंशियल जो है एम्पलीफायर उसको इस्तेमाल करते हैं। समझ में आपने देखा था कि किस तरह हम वो जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है एडिशन में या समिंग में उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हमारी रह गई कैलकुलस की ऑपरेशंस, दैट इज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट दो लेक्चर में हमने एक इंटीग्रेटर पढ़ना है सर्किट, और दूसरा हमने डिफरेंशिएटर यानी डिफरेंशियल और था, वो डिफरेंशियल जो था वो डिफरेंस से है, ये डिफरेंशिएटर जो डेरिवेटिव से है। तो लेट अस स्टार्ट, ये जो लेक्चर नंबर 9 है आज हम इंटीग्रेटर पढ़ेंगे। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 9 डेटेड, आज जो डेट है दैट इज 20/4 1। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इंटीग्रेटेड तो बेटा जी ये जो इसका इंटीग्रेटर के तौर पर यूज होता है उन फंक्शन में विच आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जिस तरह वो एक डैम्पिंग ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड आस्ता आस्ता कम होता जाता है और फोर्स का आस्ता आस्ता जो है वो विद टाइम कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। तो हमने उसको इंटीग्रेट करके उसका टोटल सम जो है वो मालूम करना होता है। तो इसकी बेहतर डेफिनेशन ये है कि असल में ये होता यानी एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जिसमें हम जो इनपुट है वो तो थ्रू आर देते हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो हम कैपेसिटर में हासिल करते हैं। यानी हम कहेंगे कि इट इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन विच आउटपुट रेजिस्टेंस R2 जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। बस ये देखो कि भाई इसका सर्किट आपको पता है कि यूं बनता है किसी भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, दैट इज यस
यूँ मानता है उसका कि ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये हमारे आ गई आउटपुट टर्मिनल वी। तो हम यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं इनपुट करंट को कंट्रोल करने के लिए R1, और आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए R2। और इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ये था उसका जनरल सर्किट। इंटीग्रेटर में हम क्या ये करते हैं कि R2 में रेजिस्टेंस की जगह हम कैपेसिटर लगा लेते हैं कि R2 गोज इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। अगर हमने एक फिक्स चेंज को करना है तो हम कांस्टेंट कैपेसिटर लगाएंगे, और अगर वेरिएबल को करना है तो हम वेरिएबल कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है बेटा सर्किट। हम ये कहेंगे कि इट इज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद आउटपुट रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। अब अगर कहेंगे कि आप ये आउटपुट जो है इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर है, तो ये इंटीग्रेट कैसे होगा? इंटीग्रेट ऐसे इंटीग्रेटर के तौर पर काम करेगा कि इधर फर्ज करें कि हमारा सिग्नल आ रहा है VI, इसको हमने ग्राउंड किया है, ये V पॉजिटिव और यहाँ जो वोल्टेज है V नेगेटिव, ये दोनों की कीमत जो होगी दैट विल गोज टू 0। ये पॉइंट O है जिसका पोटेंशियल भी 0 होगा। इधर से VI सिग्नल आ रहा है। ये जो कैपेसिटर है, जब सिग्नल इसमें से गुजरेगा तो ये कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज होगा। आपको पता है कि जो पॉजिटिव वोल्टेज होगी तो चार्ज, नेगेटिव होगी तो डिस्चार्ज। और इस पर चार्ज जो होगा वो कोई मुश्किल कीमत नहीं होगा। फर्ज करें इस पर चार्ज Q है, Q से, तो वो V इंटू C, V जो इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज होगी, ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ। तो जैसे जैसे आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगी तो उस पर चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे आउटपुट वोल्टेज कम होगी तो उस पर चार्ज कम होगा। ये तो था इसका सर्किट। डेफिनेशन भी होगी। डेफिनेशन में हमने ये कहा कि ये जो इंटीग्रेटर है कि दैट इज इक्वल टू हाँ जी, हम कहेंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट in which output voltage is proportional to the integral of continuously varying input। कि इसमें ये जैसे ये वेरिएशन होगी हम ये कहेंगे कि it is an electronic सर्किट कह लें या डिवाइस कह लें, इन विच जिसमें आउटपुट जो है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल। इसलिए हम इसके अमल को क्या कहेंगे? हेंस इट्स एक्शन इज नोन एज इंटीग्रेशन एंड द डिवाइस इज नोन एज इंटीग्रेटर। हेंस द सर्किट इज कॉल्ड
क्या इसको कहेंगे जी? इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटर। एन इंटीग्रेटर, ये इसका डेफिनेशन आ जाएगी कि भाई इसको इंटीग्रेटर हम क्यों बनाते हैं। तो इसकी ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है? ऑपरेटिंग कंडीशन इसकी ये है कि इनपुट हम नेगेटिव टर्मिनल को फीड करते हैं और आउटपुट जो है हम कैपेसिटर के अक्रॉस हासिल करते हैं। ऑपरेटिंग कंडीशंस, ऑपरेटिंग कंडीशंस में हम ये कहेंगे कि द इनपुट इज फीडेड एट नेगेटिव टर्मिनल, द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड कहाँ पे? एट नेगेटिव टर्मिनल। Positive terminal is grounded, whereas positive terminal is earthed या grounded, is grounded, so that its potential becomes zero. So that potential of V positive and V negative goes to zero. जो आउटपुट है that is taken across the capacitor. Output is taken, output is taken from या across capacitor, across कैपेसिटर। आउटपुट जो है वो हम कैपेसिटर के अक्रॉस हासिल करते हैं, वीओ। अब बेटा जी इसके बाद हमने देखना ये है कि इसकी कैलकुलेशन देखनी है कि कैसे हम शो करेंगे कि वाकई ये जो आउटपुट है दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वी आई। उसके लिए बेटा जी आप उसी तरह पॉइंट ओ पे किरचॉफ करंट रूल अप्लाई कीजिए। इनकमिंग करंट यहाँ I1 है और आउटगोइंग करंट जो है दैट इज I2, एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। तो अगर हम ओ पॉइंट पे यहाँ ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं वहाँ पर किरचॉफ्स KEL आएगा। अब हमारी आ गई कैलकुलेशंस। अप्लाइंग KIL, किरचॉफ आई करंट का लॉ एट पॉइंट ओ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा? अकॉर्डिंग टू KIL the sum of all the currents meeting at a point is zero. The
sum of all the currents meeting at a point is 0. At O is 0. इसका मतलब ये है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा आई में दो करंट है, I1 moving towards the point taken positive, I2 moving away from the points taken negative, and that goes to 0. From here we get that I1 equal to I2. What is the value of I? 1. Vi minus V negative over I1, that is Vi, ये 0 है, Vi minus 0 over I1. तो I1 की कीमत होगी that is signal voltage Vi minus other end voltage, that is voltage at V negative, and that is 0, and divided by the resistance in between them, that is R1. What is value of I2? The voltage across capacitor. The voltage across capacitor. जो and that is equal to यानी QC, यानी जो करंट होगा I, that is equal to derivative of QC. क्योंकि पता है कि what is the relation between current and voltage. तो क्या that is VC not QC, that is equal to infinity. आपको पता है कि by definition I is equal to dq upon dt. ये I जो है that is equal to ये dqc upon dt. तो ये dq upon dt. लेकिन ये जो आपको पता है कि इन कैपेसिटर जो चार्ज होता है क्या हो, that is equal to voltage into capacitor. Charge on capacitor will denoted by QC, and voltage across capacitor is the output voltage. इसका मतलब QC की कीमत जो होगी that is equal to V naught C. V naught C. अब हम उसकी जगह ये रख के देखते हैं कि कैसे इसकी कीमत जो होगी वो आएगी. तो ये 0 क्या, तो बेटा के स्टेप में जो लेफ्ट पे कीमत आ गई दैट इज Vi डिवाइडेड बाई R, R1 पार कह लीजिए, क्योंकि सिंगल वोल्टेज जब रह जाए तो वो नहीं. और ये उधर जो हो गया दैट इज D upon dt इंटू QC की जगह आ जाएगा V naught C या CV naught. अब चूंकि C जो है वो कांस्टेंट है तो ये आ गया C इंटू dV naught डिवाइडेड बाई dt. C को आप लेफ्ट पे ले जाए, आ जाएगा V naught VI ओवर RC, that is equal to dV naught ओवर dt. हम वोल्टेज आउटपुट हासिल करना चाहते हैं, इसको इधर ले आओ तो ये
ऐसे कुछ टर्म बन जाएगी कि दैट इज इक्वल टू डी वी नॉट इक्वल टू 1/RC इंटू वी आई डी टी। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और डी वी नॉट सिंबल रह गया। अब वोल्टेज हासिल करने के लिए हम इस दोनों साइडों पर इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये डी वी नॉट का जो होगा वो सिंबल आ जाएगा वी नॉट और इधर रह जाएगा 1/RC वी आई इंटू डी टी इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा जी ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट है, इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटेग्रल ऑफ द इनपुट वोल्टेज। यानी आप इसको इस तरह लिख लें, दैट इज इक्वल टू वी नॉट, यानी हम इसको यूं फिर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि इक्वेशन 1 shows that equation 1 shows that output voltage is proportional to the time derivative of input voltage। इसमें जो कांस्टेंट है दैट इज 1/RC, ये हमें बताती है कि अगर RC की कीमत लार्ज होगी इनपुट स्मॉल होगी, और अगर RC की कीमत स्मॉल होगी तो आउटपुट सारी, अगर RC की कीमत लार्ज होगी तो आउटपुट स्मॉल होगी। इन्वर्सली है कि इफ वैल्यू ऑफ RC is greater, large, then output will be smaller, then output will be smaller। और इसके बरक्स इफ RC is smaller, output will be larger, output will be larger। ये तो था बेटा जी इसकी कीमत के बारे में कि किस तरह इसकी कीमत कम या ज़्यादा जो है वो होती है। अब हमने देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इसका फ्रीक्वेंसी के कितनी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को किस रेंज तक ये डील कर सकता है। तो जब हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस
तो वो बेटा ये होता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पर इट ऑपरेट्स वेरी वेल, यानी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी इसकी ऑपरेशन अच्छी होगी। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी सिग्नल की कम होती है तो इस पहले तो इसकी मतलब जो ऑपरेशन है वो लीनियर है। लीनियर ऑपरेशन का मतलब होगा कि जिसमें आउटपुट जो है दैट इज द कॉपी ऑफ होगा एम्पलीट्यूड में ज़्यादा, लेकिन उतार चढ़ाव में इट इज़ द कॉपी ऑफ द इनपुट। फिर एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर जाके उसके बाद ये उसमें डिस्टॉर्शन शुरू कर देता है, यानी इसकी जो वेव्स है वो उसमें तोड़ फोड़ आनी शुरू हो जाती है। जिस फ्रीक्वेंसी तक वो यानी एक उसके मुताबिक सिग्नल दे, उसके प्रोपोर्शनल और उसकी कॉपी सेम हो दोनों की शेप की, उस फ्रीक्वेंसी को हम ऑप्टिमम कहते हैं। उसके बाद डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है, लेकिन सिग्नल जो है वो होता जाता है। एक फ्रीक्वेंसी फिर ऐसी आती है कि उसके बाद ये एक्शन ही छोड़ देता है, उसको हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से इसका ये सिग्नल होगा कि भाई ये एक मतलब इसका सिग्नल फर्ज करें कि पहले ये आ रहा है, ये आउटपुट है, इधर इनपुट है, ये भी साइनोसाइडल है, तो वो भी आउटपुट भी ऐसी शेप के अंदर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है लेकिन शेप एक ही है। इस ऑपरेशन को, ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं लीनियर ऑपरेशन रीजन, लीनियर ऑपरेशन रीजन। इस फ्रीक्वेंसी के बाद ये क्या करता है कि इसमें डिस्टॉर्शन इस तरह आनी शुरू हो जाती है कि एम्पलीफाई करता है, लेकिन उसमें शेप जो है वो कुछ में कुछ गड़बड़ जो है वो नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक, तो यहां तक कि जिस फ्रीक्वेंसी पे इसमें लीनियर ऑपरेशन खत्म होकर डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है, इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी। ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसके बाद जब ये स्टॉप हो जाता है पर करते ही नहीं है, इस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस पर जाके, क्योंकि ये हाई पर सही है, मिनिमम ये अमल होता है फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से नहीं कम करने से। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसकी कंडीशन क्या है कि आपको पता है ना कि ये जब हमने इसका जो एम्पलीफिकेशन होता है वोल्टेज का, वो होता है आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, और उसका जो गेन होता है वो हमारा निकलता था -R2 ओवर R1। कीमत उसकी चले मवाट हो रहा है, लेकिन ये जो यहाँ R2 है वो XC है, R1 जो है वो R है। और जब तक आपको पता है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो गेन एक से ज़्यादा होगा, यानी यहाँ जब तक XC की कीमत जो है वो ग्रेटर देन R होगा तो ये एम्पलीफिकेशन होती रहेगी, और जब वो उसके बराबर हो गया तो ज़ाहिर है यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका मतलब है देयर विल बी नो एम्पलीफिकेशन। तो ये कंडीशन जो है
इसके बाद इसमें कोई ये स्टॉप हो जाता है एम्पलीफिकेशन का अमल। इसके लिए जो शर्त होती है दैट इज इक्वल टू एक्स सी इज इक्वल टू आर। अब हम इस फार्मूले के तहत देखते हैं, और यहाँ इसकी शर्त क्या होती है कि जो एक्स सी है दैट शुड बी इक्वल टू 10R। एक्स सी इज इक्वल टू 10R, यानी कि वो 10 गुना कम अज कम ज़्यादा हो ताकि एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है वो 10 टाइम हो सके। ये दोनों कंडीशन लगा के हम इसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी और इसके लिए हम ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, कंडीशन फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, जिसका हमने सिंबल रखना है एफ, ये कह लेंगे मिनिमम। उसके लिए बेटा जी जो कंडीशन आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्स सी इज इक्वल टू आर। अब एक्स सी की कीमत जो है वो होती है 2 यानी 1/2 पाई एफ सी। इस एफ को आप मिनिमम रख लें, दिस इज इक्वल टू आर। यहां से जो एफ मिनिमम की कीमत निकल आएगी दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई आर सी। तो बेटा जी इस फार्मूले से हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सिग्नल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसका ख्याल रखते हैं। एफ मिनिमम दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई आर सी। ये है फार्मूला, उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी नोट करने का। इससे ज़्यादा काम कर देगा सिग्नल तो वो उसकी ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगी। देयर विल बी नो एम्पलीफिकेशन मोड, नो आउटपुट सिग्नल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हम यहाँ, चूँकि हमें सिग्नल जो है वो विदाउट डिस्टॉर्शन चाहिए, तो हम इस फ्रीक्वेंसी पर जाने से पहले हम सिर्फ इसको यहाँ रोक लेते हैं कि यहाँ तक इसका जो यानी ऑपरेशन है वो लीनियर हो। उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं यू में से दैट इज, यानी कह लें कि हाँ जी ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज नोन एज ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी। बेटा जी आते हैं ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी की क्वेश्चन, यानी ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी। इसकी डेफिनेशन ये होगी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेटर इज, यू में से लीनियर। लीनियर मीन द copy of the output voltage, the shape of the output voltage is the same as the input with some amplification factor। तो उसके लिए बेटा जी आपने देखना है कि कंडीशन ऑफ इसकी डेफिनेशन में कहेंगे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी of signal for which output
for which operation of the integrator is linear. That is, shape of output is similar to input. That is, shape of output voltage कह लें कि is same as input, same as input with some amplification. तो उसके लिए जो मिनिमम एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो 10 है, तो उसकी कंडीशन क्या है? जो उसकी कंडीशन है वो ये है कि XC इक्वल टू 10R। अब XC की कीमत किसके इक्वल हो गई थी? दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई FO F इंटू C इक्वल टू 10R। या यहां से F जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू यानी 1/10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 पाई FC। और ये जो इक्वेशन 3 है दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द आउटपुट सिग्नल शेप इज मैचेस विद द इनपुट। नेक्स्ट हमने सिर्फ ये कंसिडर करना है कि अगर एक से ज़्यादा सिग्नल आ जाए तो फिर हम इसको कैस्केडेड की सूरत में ले लेते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो हम ये कहेंगे कि ये तो सिंगल टू सम अप या इंटीग्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सिग्नल्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सिग्नल्स। Sum of many integration of many signals। अगर एक से ज़्यादा सिग्नल हो और उसको हमने सम अप करना हो तो हम यही करेंगे कि भाई एक से ज़्यादा लगा लेंगे, वो जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस तरीके से ये ग्राउंडेड 0 या हम R दे देंगे, इधर से सिग्नल आ रहे हैं वो सारे V1 V2 V3। R उनका कॉमन होगा, VI1 VI2 VI3। लेकिन कैपेसिटर जो होंगे उनके अलग अलग होंगे। ये कह लें C1, ये C2 इस तरह,
ये C3। यहाँ जो होगी हमें आउटपुट हासिल हो जाएगी C1, C2, C3। तो ये इसकी वोल्टेज जो होगी वो इस तरह आ जाएगा उसका सिग्नल VO इज इक्वल टू -1 अपॉन, क्योंकि ये इन्वर्टर है, RC और विद इन ब्रैकेट यानी V1I VI1 इंटू DT प्लस VI2 इंटू DT प्लस VI3 इंटू DT सो ऑन। ये हम उसका जो आउटपुट होगी वो हासिल होगी और इस तरीके से हम इसको आउटपुट ले सम ऑफ मैनी फंक्शंस, सम ऑफ मैनी फंक्शन। तो फिर दोबारा सुन ले बेटा जी, हम लेक्चर रिपीट करते हैं कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इंटीग्रेटर। तो इसकी हम डेफिनेशन ये करेंगे कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which is used to perform mathematical operation of integration। वो इस तरह कि इसमें जो इनपुट होगा वो फंक्शन होगा जिसको इंटीग्रेट करना है और जो आउटपुट होगा वो उसके इंटीग्रल के बराबर होगा। इसका सर्किट यही है कि इसमें हम वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करते हैं इस्तेमाल, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है, इनपुट नेगेटिव टर्मिनल को फीड करते हैं। चेंजेस सिर्फ ये करेंगे कि R1 तो R1 रेजिस्टेंस की सूरत में ही रहेगी, R2 जो है वो हम कैपेसिटर की शक्ल में ले लेंगे। तो इसका सर्किट आपके सामने आ जाएगा यानी, और इसका जो गेन होगा वो फिर आ जाएगा यानी आउटपुट वोल्टेज VO उसकी जगह आ जाएगी क्या लेके और एक्स वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और इनपुट की जगह सिग्नल आ जाएगा। उसके बाद बेटा जी हमने देखा कि इस पे हम किरचॉफ्स करंट रूल अप्लाई करेंगे एट पॉइंट O, जिसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। KIL हम उसको शॉर्टकट में लिखते हैं, K किरचॉफ का, I करंट का, L लॉ का। तो यहाँ दो करंट मीट कर रहे हैं, एक इनकमिंग I1, एक आउटगोइंग I2। तो हम कहेंगे I1 माइनस I2 इक्वल टू 0 या I1 इक्वल टू I2। तो फ्रॉम द फिगर वो पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। इनपुट I1 की कीमत करंट की आ जाएगी VI ओवर R। आउटपुट की करंट की कीमत जो होगी वो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज जमा है उससे हम मालूम करेंगे, क्योंकि वो कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ने के साथ चार्ज, कम होने के साथ डिस्चार्ज। आई होता है DQ अपॉन DT, तो Q की जगह आ जाएगा QC। QC मीन चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो आउटपुट आ जाएगा D अपॉन DT इंटू QC। अब आपको पता है कि चार्ज कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q जो है दैट इज C इंटू V, प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। तो उसकी जगह हम रख लेंगे स्मॉल Q, क्योंकि वो वेरिएबल है। स्मॉल QC की कीमत आ जाएगी V आउट। जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो भी कंटिन्यूसली बढ़ और कम रही होगी और उसी के लिहाज से चार्ज। तो D बाई DT ऑफ C इंटू V नॉट, C कांस्टेंट है बाहर आ गया और वो आ जाएगा C इंटू DV नॉट ओवर DT। अब यहाँ से वोल्टेज कैसे हासिल करेंगे, तो यहाँ से DV नॉट की कीमत आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 ओवर RC इंटू VI इंटू DT। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो DV नॉट का इंटीग्रल V नॉट आ जाएगा और दूसरी तरफ 1 ओवर RC इंटू इंटीग्रल ऑफ VI इंटू DT। इक्वेशन 1 ये शो करती है कि आउटपुट वोल्टेज जो है दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज, इसलिए हम इसको इंटीग्रेटर कहते हैं।
इसमें जो कांस्टेंट फैक्टर है प्रोपोर्शनैलिटी का वो 1/RC है। वो बताता है कि जितना RC की कीमत ज़्यादा रखोगे आउटपुट वोल्टेज उतनी कम हो जाएगी, और जितनी कम रखोगे उतनी ज़्यादा। इसका मतलब कि उससे की कमी बेशी से हम अपने लिहाज से वो आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आता है कि इसकी ऑपरेशन, जो आइडियल आपको पता है कि होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हम कहते हैं उसका तो फ्रीक्वेंसी बैंड इन्फिनिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल का ऐसा नहीं होता। वो जो प्रैक्टिकल है कुछ फ्रीक्वेंसी तक तो उसकी ऑपरेशन बिल्कुल साफ होती है विदाउट डिस्टॉर्शन, जिसमें आउटपुट जो वेव है उसकी जो शेप है वो वही होती है जो इनपुट की है। इस ऑपरेशन को हम लीनियर कहते हैं। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज में डिस्टॉर्शन तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। जिस फ्रीक्वेंसी तक वो लीनियर रहे और उसके बाद डिस्टॉर्शन शुरू हो जाए, उस हद को, उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी। मज़ीद फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, इंटीग्रेटर में कम करते जाएंगे तो वो एक लिमिट आ जाएगी, ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगी। ये नो एम्पलीफिकेशन, क्योंकि आपको पता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर है XC/R। जब तक XC की कीमत R से बड़ी है ऑपरेशन चलती रहेगी, और जब XC की कीमत R के बराबर हो जाएगी तो 1 आ गया। इसका मतलब नो एम्पलीफिकेशन, नो वर्किंग। उस फ्रीक्वेंसी को हम मैक्सिमम कहेंगे, उसके बाद वो खुद बहुत स्टॉप हो जाता है। अब हमने दोनों कीमतें कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की भी और ऑप्टिमम की भी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हम कंडीशन रख लेंगे कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू इनपुट रेजिस्टेंस XC इज इक्वल टू R। XC की कीमत आपको पता होता है 1/2πfc इक्वल टू R, और यहाँ से जो F की कीमत आ जाएगी मिनिमम, वो आ जाएगी 1/2πRC। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें डिस्टॉर्शन वाली वोल्टेज भी नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए सिर्फ लीनियर ऑपरेशन। उसकी आखिरी हद जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उसके लिए XC की कीमत जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 10R। XC की कीमत हम 10R रख के FC की कीमत फिर वही XC की 1/2πfc, तो वहाँ से जो F की कीमत निकल आएगी 1/20πRC। तो ये बेटा था इसके बारे में कि भाई क्या इंटीग्रेटर होता है, क्या डेफिनेशन है, क्या सर्किट कंडीशंस हैं, क्या उसकी एम्पलीफिकेशन की जो है वो कंडीशंस हैं, कैसे बढ़ाना है, कैसे कम करना है, और कहाँ तक उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है यानी वो आप उससे 10 यानी X इज इक्वल टू 10R तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट बेटा हम इसके अपोजिट डिफरेंशिएटर पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी कंप्यूटर में या ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम डिफरेंशिएशन का अमल जो है वो बुरुएकार लाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और इस पर